नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बीकानेर। सीपीसी में हमने एलएलबी फाइनल ईयर का सब्जेक्ट सीपीसी में हमने पहले ऑर्डर 7 तक किया है। आज हम ऑर्डर 8 करते हैं। ऑर्डर 8 क्या कहता है? ऑर्डर 8 मैंने जैसे पहले बताया, ऑर्डर 6, 7, 8 तीनों ही रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। ऑर्डर 6 तो क्या बताता है? प्लीडिंग, अभिवचन क्या होता है? वाद पत्र और लिखित कथन दोनों ही अभिवचन होते हैं। तो ऑर्डर 7 तो ये बताता है कि वाद पत्र लिखते समय या विवेचित करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था। अब आज हम ऑर्डर 8 में क्या लिखा है? 3 चीजें ऑर्डर 8 में हम पढ़ेंगे। रिटन स्टेटमेंट यानी जवाब दावा कौन प्रस्तुत करता है? प्रतिवादी प्रस्तुत करता है, ठीक है। और मुजराई के दावे, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम यानी प्रति दावा, ये 3 चीजें ऑर्डर 8 में समाहित की गई है। तो हम आज ऑर्डर 8 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑर्डर 8 में 3 चीजें आएंगी: रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन, सेट ऑफ मुजराई के दावे और काउंटर क्लेम, प्रति दावा। ये 3 चीजें ऑर्डर 8 में बताई गई है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। तो ऑर्डर 8 रूल 1 क्या कहता है? लिखित कथन। लिखित कथन कौन पेश करेगा? प्रतिवादी पेश करेगा। प्रतिवादी द्वारा रिटन स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है। ये बात हम पहले भी कहीं पढ़ के आए थे कि प्रतिवादी अपना जवाब दावा प्रस्तुत करता है। कहाँ पे पढ़ा था? सेक्शन 27 में पढ़ा था और ऑर्डर 5 रूल 1 में पढ़ा था कि जब वाद सम्यक रूप से संस्थित हो जाता है तो प्रतिवादी के नाम समन निकाला जाता है। किस लिए निकाला जाता है? कि वो अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर 8 रूल 1 ये कहता है कि जब प्रतिवादी पर सम्मन की तामील हो चुकी है, यानी उसको सूचना मिल चुकी है कि मेरे विरुद्ध ये वाद संस्थित किया गया है, यानी सम्मन की तामील हो चुकी है। सम्मन की तामील की तारीख से, यानी जिस दिन उसको सूचना या नोटिस हो गया है कि मेरे विरुद्ध वाद संस्थित हो गया, यानी समन की तामील की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रतिवादी को अपना जवाब दावा लिखित कथन न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। क्या करना होता है? जवाब दावा, यानी वादी ने जो बात कही वाद पत्र में, उसका जवाब प्रस्तुत करना होता है प्रतिवादी को। यानी जब समन की तामील हो चुकी है तो तामील की दिनांक से, मैं बोल रही हूँ तामील की दिनांक से, ना कि वाद संस्थित करने की दिनांक से, यानी तामील की दिनांक से प्रतिवादी को 30 दिन के भीतर अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन, जवाब दावा, रिटन स्टेटमेंट न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। और मान लो अगर प्रतिवादी इन 30 दिनों के भीतर अपना जवाब दावा, लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो न्यायालय अगर युक्त समझता है तो उसे अधिकतम टाइम पीरियड दिया जा सकता है 90 दिन, यानी समन तामील की दिनांक से 90 दिन के भीतर वो अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर सकता है। अधिकतम टाइम पीरियड है ये 90 दिन। इन 90 दिनों में वो 30 दिन इंक्लूड है, ये एक्स्ट्रा नहीं दिए जा रहे 90 दिन, वो 30 दिन इसमें इंक्लूड है, यानी 90 दिन अधिकतम टाइम पीरियड है। अगर इस 90 दिनों में वो अपना जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करता है तो न्यायालय इसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे 30 दिन में करेगा और 30 दिन में नहीं कर पाता और न्यायालय युक्त समझता है तो वो 90 दिनों में अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर सकता है। ये 90 दिन अधिकतम टाइम पीरियड है जवाब दावा प्रस्तुत करने के लिए।
नेक्स्ट आता है ऑर्डर 8 रूल 1A। इसमें कह रहा है कि दस्तावेज यानी प्रतिवादी जिन दस्तावेजों या जिन डॉक्यूमेंट पे अपनी प्रतिरक्षा डिपेंड करना चाहता है उन दस्तावेजों को वो लिखित कथन के साथ में एक सूची संलग्न करेगा कि भी इन दस्तावेजों पर मैं अपनी प्रतिरक्षा डिपेंड करता हूँ। वो उन दस्तावेजों की सूची लिखित कथन के साथ में ही न्यायालय में फाइल कर देगा और इसके साथ में उन दस्तावेजों की एक कॉपी यानी उनकी एक प्रतिलिपि न्यायालय में वो फाइल करेगा। तो ऐसा ही दस्तावेजों से रिलेटेड और भी कहीं ऑर्डर पढ़ के आए थे अपन, पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? ऑर्डर 5 रूल 7 में कि प्रतिवादी जिन दस्तावेजों पे अपनी प्रतिरक्षा डिपेंड करना चाहता है वो समन किया जाता है कि आप उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करो। और ऐसा ही एक ऑर्डर पढ़ा था हमने, ऑर्डर 7 रूल 14। वादी जिन दस्तावेजों पर अपने दावे को डिपेंड करना चाहता है उन दस्तावेजों को न्यायालय में प्रस्तुत करे। तो ये 3 ऑर्डर है 5, 7 और 8 जिनमें दस्तावेजों से रिलेटेड बात कही है। तो यहाँ पर कहा कि प्रतिवादी जिन दस्तावेजों पे अपनी प्रतिरक्षा डिपेंड करना चाहता है उन्हें वो न्यायालय में जमा करे और उसकी एक सूची भी साथ में संलग्न करे। लेकिन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें वह प्रस्तुत करने के लिए बाउंड नहीं है? 2 बातें। एक तो वो अगर वादी के साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए रखना चाहता है उन दस्तावेजों को वो पेश करने के लिए बाउंड नहीं है। वादी के साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए वो रखना चाहता है तो उन दस्तावेजों को पेश करने के लिए वो बाउंड नहीं है। साथ में ही अपनी स्मृति ताजा करने वाले अगर कोई डॉक्यूमेंट है उन्हें भी वो न्यायालय में पेश करने के लिए बाउंड नहीं है। और अगर वो ये कह दे कि कोई दस्तावेज है जिस पर मैं प्रतिरक्षा डिपेंड करना चाहता हूँ लेकिन वो मेरे कब्जे में नहीं है, वादी के कब्जे में है, तो इस बात का भाव या इस बात का कथन भी वो अपने जवाबनामे में लिखित में करेगा। साथ में ही अगर कोई दस्तावेज उसे पेश करना था लिखित कथन के साथ में ही, लेकिन वो उस समय पेश नहीं कर पाता है, बाद में जब साक्ष्य के रूप में उन दस्तावेजों को लिया जाता है तो बाद में पेश किए गए दस्तावेज को न्यायालय एज ए साक्ष्य के रूप में तब तक यूज नहीं लाएगा जब तक कि न्यायालय परमिशन ना दे दे। यानी जो दस्तावेज उसने लिखित कथन में उसके साथ भी पेश किया उन्हें तो वो साक्ष्य के रूप में यूज लाया जा सकता है, लेकिन बाद में अगर कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट न्यायालय की अनुमति से उसने फाइल किया है तो न्यायालय अनुमति देगा, न्यायालय परमिशन देगा तो ही उसे साक्ष्य के रूप में यूज लाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रूल 2, ऑर्डर 8 रूल 2, नए तथ्यों का विशेषतः अभिवचन करना। क्या होता है कि जब वाद पत्र लिखा जाता है तो उसमें फैक्ट लिखे जाते हैं कि यह कि प्रतिवादी ने ये कहा, यह कि प्रतिवादी ने किराया भुगतान नहीं दिया, यह कि उसने इस तारीख को मना किया किराया देने से। मतलब जो तथ्य लिखे जाते हैं हर एक तथ्य का प्रतिवादी को इनकार करना होता है, डिनाई करना होता है। कि कैसे करेगा डिनाई हो? वो ये लिखेगा कि वादी के वाद पत्र के पैरा संख्या 1 मुझे स्वीकार नहीं है, पैरा संख्या 2 मुझे स्वीकार नहीं है, पैरा संख्या 3 मुझे स्वीकार नहीं है। ऐसे करके वो हर एक अभिवचन का इनकार करेगा। और साथ में अगर वो अपनी ओर से कोई नई बात कहना चाहता है, नया तथ्य न्यायालय को बताना चाहता है, कि जैसे मान लो दावा था, वादी कहता है कि बी किराएदार है, इसने किराए का भुगतान नहीं किया, तो वो पहले मना करेगा कि हाँ मैंने
किराया दिया था, मैं ही का दिया था, या ये तथ्य मुझे स्वीकार नहीं है, या ये तथ्य मुझे स्वीकार नहीं। विशेष रूप से वो लिखेगा, अतिरिक्त कथन लिखेगा नीचे, अतिरिक्त कथन। अतिरिक्त कथन लिखकर वो अपनी बात यानी प्रतिवादी अपनी बात कहेगा कि मैंने जनवरी माह का किराया दे दिया था, फरवरी का एडवांस नहीं दे दिया था, फरवरी का एडवांस, ऐसे करके वो अतिरिक्त कथन डालकर ये बात जवाब दावे में लिखता है। पहले तो वाद पत्र वाले तथ्यों से इनकार करता है, डिनाई करता है। उसके बाद में अगर प्रतिवादी को कोई बात कहनी है, अपनी प्रतिरक्षा में कोई अतिरिक्त कथन न्यायालय को बताना है, तो वो अतिरिक्त कथन डाल लेगा पॉइंट, और उसके नीचे ये है कि प्रतिवादी के द्वारा वादी को किराया भुगतान कर दिया गया था, या फरवरी या जनवरी फरवरी का एडवांस ही किराया भुगतान कर दिया गया था, या इनके बीच में कांटेक्ट हुआ था कि 3 महीने तक किराया भुगतान करना नहीं है, यानी वो अतिरिक्त बात लिखेगा। नेक्स्ट आता है ऑर्डर 8, रूल 3, रूल 4, रूल 5, तीनों ही जो रूल है वो एक साथ में पढ़ेंगे। इन एक साथ में पढ़ने का मतलब ये है कि इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। न्यायाधीश सुब्बाराव ने बादत एंड कंपनी वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी में ये बताया कि इन तीनों रूल को एक साथ इसलिए पढ़ना चाहिए कि सीपीसी में, सिविल प्रक्रिया संहिता में जो लिखित कथन या जवाबदार तैयार किया जाता है उसमें सहायता मिलती है। तो रूल 3 क्या कहता है, जो डिनाई किया जा रहा है वो विनिर्दिष्ट होगा। विनिर्दिष्ट होगा मतलब जो डिनाई कर रहा है वो ये ऐसा नहीं कि मुझे, वो अगर प्रतिवादी ये कह दे कि मुझे वादी के ने जो दावा किया वो मुझे स्वीकार नहीं है, ऐसा नहीं, उससे विनिर्दिष्ट है प्रख्यान या डिनाई करना है। यानी वो कहेगा कि पैरा संख्या मुझे 1 स्वीकार नहीं है, पैरा संख्या मुझे 2 क्यों स्वीकार नहीं है, पैरा संख्या 3 मुझे स्वीकार नहीं है, पैरा संख्या 4 अंशतः स्वीकार है, अंशतः इनकार करेगा। मतलब हर एक पैरा का विनिर्दिष्ट डिनाई करेगा। ऐसा नहीं कहेगा कि वादी ने जो दावा किया मुझे स्वीकार नहीं, ऐसा नहीं, उसे हर एक पैरे का डिनाई करना है, इनकार करना होगा। नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट जो आ रहा है कि वाग छल पूर्वक प्रख्यान डिनाई करना, यानी हर एक पैरा का जो इनकार करेगा उसे वर्णन सहित इनकार करेगा। टाल मटोल के हिसाब से इनकार नहीं करना कि जो वादी ने बात कही है वो तो मैंने वहां गया था, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा इनकार डिनाई नहीं करना है, बल्कि जो डिनाई किया जाएगा वो वर्णन सहित किया जाएगा। एग्जाम्पल, एक वाद करता है स्वामित्व के लिए, भूमि की मालिकाना हक के लिए जो कि बी के कब्जे में है। ये कहता है मैं इसका स्वामी हूँ, मुझे इसका कब्जा दिलाया जाए, और बी उस पे कब्जाधारी है, ये इसका मालिक नहीं है। तो वहां पर बी को जब जवाब दावा प्रस्तुत करेगा तो वो ये बताएगा कि मैं किराएदार नहीं हूँ, वादी ने जो दावा किया है कि वो मालिक है वो मालिक नहीं है, मुझे ये संपत्ति न्यासी होने की हैसियत से मिली है या किसी का ऐलान होने की हैसियत से मिली है। यानी वो वर्णन सहित बताएगा कि मुझे वादी के ये दावे क्यों स्वीकार नहीं है, यानी वादी द्वारा वाद में कही गई हर एक तथ्य का वो इनकार वर्णन सहित करेगा। ठीक है, तो 3 रूल क्या कह रहा है कि जो प्रख्यान करेगा हर एक तथ्य का डिनाई करेगा, जो डिनाई करेगा वो वर्णन सहित करेगा। नेक्स्ट आता है रूल 5 कि विनिर्दिष्ट प्रख्यान, अगर वो स्पेशल रूप से डिनाई नहीं करता है हर एक तथ्य का, प्रतिवादी वादी के दावे के तथ्यों का विनिर्दिष्ट है डिनाई नहीं करता है, तो ये माना जाएगा कि प्रतिवादी ने उन तथ्य को स्वीकार कर लिया है। अगर वो डिनाई नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा है,
कि मुझे तो स्वीकार नहीं, बस अगर इतनी बात कह दी उसने कि वादे का दावा मुझे स्वीकार नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने स्पेसिफिक डिनाई नहीं किया है, इसलिए ये माना जाएगा कि वादी के वाद में कहे गए तथ्य प्रतिवादी को स्वीकार है और स्वीकार किए गए तथ्यों को उसके विरुद्ध यानी प्रतिवादी के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में यूज लाया जा सकता है। साक्ष्य के रूप में वो स्वीकृति हुई, डिनाई नहीं तो स्वीकृति है, और स्वीकृति है तो उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में यूज लाया जा सकता है और उस स्वीकृति के आधार पे न्यायालय निर्णय भी दे सकता है। तो इसलिए इन तीनों को ये है कि जब लिखित कथन पेश किया जाता है या इसकी विरचना की जाती है तो डिनाई करना है, डिनाई वर्णन सहित करना है। अगर डिनाई नहीं किया तो माना जाएगा वो तथ्य प्रतिवादी को स्वीकार है। नेक्स्ट ऑर्डर 8 रूल 6, मुजरई के दावे या सेट ऑफ या जिसको बोलते हैं मुजरा। क्या होता है मुजरा? मुजरा एक बचाव है। जैसे ए और बी के बीच में धनराशि से संबंधित कोई वाद आता है। ए कहता है कि मैं बी में 5,000 रुपए मांगता हूँ, बी में 5,000 रुपए मांगता हूँ, वो मेरा भुगतान कर नहीं रहा। तो प्रतिवादी जब अपना जवाब दावा प्रस्तुत करता है तो अब जवाब दावे में यह अभिकथन कर सकता है कि वो भी वादी में 2,000 रुपए सामने से मांग रहा है, वो एक ही समयवार में हो, लेकिन जिस धनराशि की मांग प्रतिवादी द्वारा की जाएगी वो धनराशि उस न्यायालय की आर्थिक क्षेत्राधिकार से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी मूल दावे और मुजरई के दावे, सेट ऑफ के जो दावे हैं, उन दोनों की जो धनराशि की मांग जो की जा रही है वो न्यायालय की आर्थिक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मुजरई के दावे में आवश्यक तत्व क्या होते हैं उसको मैंने एक एक करके यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले मुजरई का दावा कौन से वाद में किया जाएगा? जब वादी धन की वसूली के लिए कोई वाद करता है। जैसे ए है बी के विरुद्ध 5,000 रुपए की मांग कर रहा है, तो धन की वसूली कर मांग रहा है कि बी से मुझे 5,000 रुपए दिलाए जाए। ऐसे वाद में धनराशि निश्चित होनी चाहिए, धनराशि निश्चित है और बी सामने से दावा करता है कि मुझे 2,000 रुपए मैं भी ए में मांगता हूँ, तो दोनों में ही दोनों धनराशि निश्चित होनी चाहिए। साथ में धनराशि वैध रूप से वसूली योग्य होनी चाहिए। अगर बी कहता है कि मैंने इससे बाजी का करार किया था, इसलिए मैं बाजी में जीता हूँ या मैं जुए में जीता हूँ या मैं सट्टे में जीता हूँ और 2,000 रुपए मैं भी ए में मांगता हूँ, वो वैध रूप से वसूली योग्य नहीं है। यानी विधि जिसे कहती है, विधि जिसका वैध रूप से वसूल करने का अधिकार देती है, उन्हें उस धनराशि के मुजरई किया जा सकता है, मुजरई का दावा किया जा सकता है। धनराशि अगर मान लो एक वादी है और प्रतिवादी सी डी 2-3 प्रतिवादी, एक प्रतिवादी भी दावा कर सकता है और सारे के सारे अगर ए में मांग रहे हैं 2,000 रुपए तो भी दावा किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि धनराशि न्यायालय की आर्थिक सीमा से के अंतर्गत होनी चाहिए, भीतर होनी चाहिए। यानी अगर मान लो कनिष्ठ खंड न्यायालय के अधिकार तक कहाँ तक है 2 लाख, तो सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड 2 लाख तक के मामले सुन सकता है। तो ये तो 5 लाख रुपए तक की मांग कर रहा है और ये कहता है कि मैं 2 लाख रुपए की मांग करता हूँ। तो क्या 2 लाख रुपए ये दोनों ही धनराशि आ रही है कि न्यायालय की आर्थिक अधिकारिता में? नहीं आ रही। 5 लाख तक का दावा सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड में किया ही नहीं जा सकता। यानी दोनों जो धनराशियां हैं वो न्यायालय की आर्थिक सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। मुजरई के दावे में और मूल दावे में, दोनों ही दावे में जो मुजरई का दावा किया जा रहा है मूल दावे के विरुद्ध,
दोनों में पक्षकारों की हैसियत एक होनी चाहिए, यानी टाइटल एक होना चाहिए। अगर वो अलग अलग हैसियत में, एक वादी क्या कर रहा है, जैसे ए और बी के बीच में कांटेक्ट हुआ, ए कहता है मैं 5,000 रुपये आपको दूंगा जब आप मेरे लिए मकान बना दोगे। बी मकान बनाता नहीं है, बी मकान बनाता नहीं है, तो ए 5,000 रुपये देता नहीं है। दोनों ने ही संविदा भंग कर दी, संविदा भंग कर दी। तो बाद में क्या है, ए की मृत्यु हो गई, ए की मृत्यु हो गई। ए का जो निष्पादक है, प्रशासक है, एलआर है, वो बी के विरुद्ध वाद लेके आता है कि बी ने मेरा मकान बनाया नहीं। तो वो कह रहा है कि मैंने भी इससे एडवांस लिया हुआ था, वो भुगतान नहीं किया। यानी दोनों ही वादों में पक्षकारों की हैसियत सेम होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। और मुजरई का दावा कौन से दिनांक को पेश किया जा सकता है, यानी मुजरई का दावा कब पेश करना है, लिखित कथन फाइल करने की दिनांक को ही मुजरई का दावा फाइल कर देना चाहिए। यानी मुजरई का दावा क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपने लिखित कथन तो समन की तामील हुई, उससे 30 दिन के भीतर आपको जवाब दावा प्रस्तुत करना था। आपने जवाब दावा तो प्रस्तुत कर दिया प्रतिवादी, लेकिन उसने मुजरई का दावा प्रस्तुत नहीं किया। और बाद में वो कभी जागता है और कहता है कि मैं भी वादी में 2,000 रुपये मांगता हूँ, तो ऐसा मुजरई का दावा फाइल नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायालय अनुमति ना दे। तो सीधी सी बात है कि मुजरई का दावा कब करना चाहिए, लिखित कथन फाइल करने के साथ में ही मुजरई का दावा, सेट ऑफ का दावा फाइल कर देना चाहिए। अगर उस समय नहीं करता है तो न्यायालय अनुमति दे तो लिखित कथन फाइल करने के बाद में भी मुजरई का दावा किया जा सकता है। ठीक है, ये था मुजरई का दावा क्या होता है। अब मुजरई का जो दावा, सेट ऑफ का क्या प्रभाव क्या होता है। एक तो मूल दावा वादी ने किया, उसका उत्तर जवाब दावा प्रतिवादी फाइल कर रहा है, और उसके साथ में उसने सेट ऑफ या मुजरई का दावा लगा दिया। तो मुजरई का दावा एक अलग वाद का प्रभाव रखता है। मूल वाद तो मान लो ए ने फाइल किया और मुजरई का दावा बी ने फाइल किया, तो मुजरई का जो दावा है वो एक अलग वाद के समान चलेगा, एक अलग से वाद की तरह चलेगा, दो समांतर वाद चलेंगे। और अगर मूल वाद खारिज भी हो जाता है, खत्म हो जाता है, या न्यायालय द्वारा के दावे पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मुजरई का दावा अलग से चलता रहेगा। अब आता है कि मुजरई के दावे कितने प्रकार के होते हैं। मुजरई के दावे, सेट ऑफ के दावे दो प्रकार के होते हैं, वैध मुजरा और सामयिक मुजरा। वैध मुजरा तो कौन से हैं, जो ऑर्डर 8 रूल 6 में बताए हैं, यानी वाद धन की वसूली से संबंधित होना चाहिए, निश्चित धन राशि होनी चाहिए, एक व्यवहार में होना चाहिए, एक हैसियत में होना चाहिए, वो सारे वो वैध मुजरा है, यानी जिसका विधि उल्लेख करती है। विधि है सीपीसी, विधि है, यानी जिससे कानूनी मुजरा भी बोलते हैं, जिसे लॉ बताती है, वो मुजरा कानूनी मुजरा या वैध मुजरा कहलाता है। अब सामयिक मुजरा कौन से होते हैं। सामयिक मुजरा ऐसा मुजरा जो इंग्लैंड के कोर्ट ऑफ चांसरी या इक्विटी न्यायालय के द्वारा मुजराई के दावे ऐसे सुने जाते हैं, यानी जिसका उल्लेख विधि में कहीं नहीं है। इंग्लैंड में कॉमन लॉ है, कानून लिखित नहीं है, वहां इक्विटी न्यायालय यानी साम्य के जो न्यायालय है वो विधि नहीं भी होने पर भी लोगों को सेट ऑफ के दावे सुनती है। कोर्ट ऑफ चांसरी या इक्विटी न्यायालय जो इंग्लैंड में है वो सुनती है, वो जो मुजरा प्रदान करती है वो उसे सामयिक मुजरा बोलते हैं। तो इसमें वैध मुजरा और सामयिक मुजरा
मुजरा में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, छोटे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि वैध मुजरा और सामयिक मुजरा में अंतर बताइए। तो वैध मुजरा धनराशि अभिनिश्चित होती है, वहां पर धनराशि निश्चित होती है, जहां डिसाइड होती है कि इतनी धनराशि के लिए मुजराई का दावा किया जा रहा है। सामयिक मुजरा में धनराशि निश्चित हो आवश्यक नहीं है, यानी अनिश्चित धनराशि के लिए भी सेट ऑफ का दावा किया जा सकता है। सेकंड आता है कि वैध मुजरा साधिकार मांगा जाता है, और अगर वैध मुजरा या कानूनी मुजरा की दावा कर दिया जाता है तो न्यायालय उसे सेट ऑफ के दावे को सुनने के लिए बाउंड है, और वो मुजराई के दावे को सुनती है और उसमें अनुतोष प्रदान भी करती है। लेकिन सामयिक मुजरा से अधिकार नहीं मांगा जा सकता। क्यों? क्योंकि कोई लॉ नहीं है, वहां पे सेट ऑफ कराना न्यायालय का विवेकाधिकार है। न्यायालय चाहे तो मुजरा करा सकता है और नहीं चाहे तो नहीं करा सकता, यानी इससे अधिकार मांग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट अंतर आता है मुजराई के दावे, वैध मुजरा के लिए मुजराई के दावे में एक संविवाद होना आवश्यक नहीं है, यानी वादी और प्रतिवादी के बीच में जो दावा और मुजराई का दावा, दो दावे हैं, दावा मूल दावा और जो मुजराई का दावा में एक ही संविवाद में उत्पन्न हो आवश्यक नहीं है। लेकिन जहां सामयिक मुजरा की बात आती है, वहां जो मुजराई का दावा है वो एक ही संविवाद में उत्पन्न होना आवश्यक है। नेक्स्ट अंतर आता है कि वैध मुजरा, अगर मुजराई का दावा परिसीमा अवधि यानी टाइम बार्ड हो गया है तो सेट ऑफ नहीं कराया जाएगा। मान लो यहाँ मुजराई, वैध मुजरा या कानूनी मुजरा में क्या है, मेन अंतर ये कि लिखित कथन फाइल करने की तारीख को ही मुजराई का दावा करना चाहिए था। अगर नहीं करता, टाइम बार्ड हो गया, तो वहां पर न्यायालय सेट ऑफ नहीं कराता है। परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं होना चाहिए। लेकिन सामयिक मुजरा, सामयिक न्यायालय टाइम बार्ड है तो भी अगर कोई मामला टाइम बार्ड हो गया, कोई वाद टाइम बार्ड हो गया, तो भी वहां पर सेट ऑफ करा सकता है। वैध मुजरा के लिए कोर्ट फीस देनी होती है। सेट ऑफ कराने के लिए न्यायालय में कोर्ट फीस जमा करानी होती। लेकिन जो सामयिक के मुजरे हैं, इक्विटी वाले न्यायालयों में फीस देने की जरूरत नहीं है, सामयिक के न्यायालय में फीस देने की जरूरत नहीं है। तो ये वैध मुजरा और सामयिक मुजरा में मेन अंतर थे 4-5। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन आ जाता है कई बार। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ऑर्डर 8 रूल 6A, प्रति दावा या काउंटर क्लेम। प्रति दावा क्या है? वैसे ही जिस तरह मुजराई का दावा वादी के दावे के विरुद्ध किया जाता है, वैसे ही प्रति दावा वादी के दावे के विरुद्ध से अधिकार मांगा जाता है, जिसके लिए प्रतिवादी एक अलग वाद भी संस्थित कर सकता है। लेकिन वो अलग वाद संस्थित नहीं कर रहा है, वो अपने जवाब दावे में ही काउंटर क्लेम कर देता है, प्रति दावा कर लेता है। तो इसको समझेंगे कैसे? ये अंतर बाद में मैं बताऊंगी कि कौन सा दावा मुजराई का दावा होगा और कौन सा दावा प्रति दावा होगा। तो प्रति दावा में एग्जाम्पल, जैसे A 5,000 रुपए के लिए B के विरुद्ध वाद फाइल करता है, ये तो था मूल दावा। अब B अपना जवाब दावा जब प्रस्तुत करता है तो वो कहता है कि मैं A में 10,000 रुपए मांग रहा हूं, मैं A में सामने से 10,000 रुपए मांग रहा हूं। तो ये क्या था? ये प्रति दावा था, यानी वादी के दावे के विरुद्ध एक काउंटर प्रतिवाद करना है, काउंटर दावा करना है कि मैं तो सामने से इसमें इतने पैसे मांग रहा हूं, जिसके लिए वो अलग से वाद भी संस्थित कर सकता है। लेकिन वो अलग से वाद उसने संस्थित नहीं किया और अपने जवाब दावे में ही काउंटर क्लेम कर देता है, प्रति दावा कर देता है।
यहाँ भी वही शर्तें हैं, धनराशि निश्चित होनी चाहिए, साथ में वो धन दोनों जो प्रतिदावा की जो राशि मांग की जा रही है वो न्यायालय की आर्थिक क्षेत्राधिकार के भीतर होनी चाहिए। एक ही विवाद में उत्पन्न हो ये आवश्यक नहीं है। मुजराई के दावे में एक विवाद में उत्पन्न होना आवश्यक है, जबकि प्रति दावे में एक विवाद में उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है। प्रति दावे का प्रभाव क्या होगा? प्रति दावे का प्रभाव ये होगा कि एक अलग वाद जैसे उसने संस्थित किया है, तो इसके प्रति दावे से संबंधित रूल है ऑर्डर 8 रूल 6B से लेके 6G तक प्रति दावे से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। उसमें क्या क्या बताया हुआ है? जैसे प्रति दावे का प्रभाव क्या होता है? एक अलग वाद के समान होता है। तो 6B क्या कहता है? रूल 6B ये कहता है जब लिखित कथन वो फाइल करता है, प्रतिवादी लिखित कथन फाइल करता है, तो उसे अतिरिक्त विनिर्दिष्ट रूप से लिखना होगा कि वो भी प्रतिवादी के विरुद्ध इतनी धनराशि की मांग करता है। यानी विनिर्दिष्ट रूप से उसे कथन करना होगा। जैसे मैंने बताया अतिरिक्त कथन करेगा, वैसे ही प्रतिदावा जब वो कर रहा है तो उसे विनिर्दिष्ट रूप से लिखना होगा। लिखित कथन के साथ में विनिर्दिष्ट यानी स्पेशली लिखना होगा कि मैं भी वादी के विरुद्ध इतनी धनराशि की मांग करता हूँ या इतने पैसे मैं भी मांगता हूँ। नेक्स्ट इसमें आता है 6C ये कहता है कि जब प्रतिदावा फाइल हो चुका है और प्रतिदावा फाइल होने के बाद में वादी न्यायालय से आवेदन कर सकता है कि मेरे मूल जो दावा है उसको अलग दावे के रूप में सुना जाए, और अगर न्यायालय संतुष्ट हो जाता है तो उसे अलग दावे के रूप में सुना जाएगा और जो प्रति दावा है उसका अपवर्जन कर दिया जाएगा। अगर न्यायालय संतुष्ट होता है तो वहां प्रति दावे का अपवर्जन कर दिया जाएगा। फिर आता है ऑर्डर 8 रूल 6 का सी हो गया दावे का अपवर्जन। उसके बाद में आता है डी आता है डी में ये बताया कि अगर मूल दावा जो ए ने बी के विरुद्ध किया वो ए की गलती के कारण खारिज कर देता है न्यायालय, तो क्या प्रति दावा भी जो बी ने किया है वो भी खारिज हो जाएगा क्या? नहीं। जैसा कि मैंने 6A में बताया कि प्रति दावे का प्रभाव क्या होता है? एक अलग वाद के समान होता है। तो मूल दावा अगर वाद ए के द्वारा जो संस्थित था वो खारिज भी हो जाता है तो प्रतिवादी द्वारा प्रति दावा खारिज नहीं होगा, वो न्यायालय में कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके बाद में आता है कि अगर रूल 6E ये कहता है कि मान लो प्रतिवादी ने प्रतिदावा किया, प्रतिदावे का प्रभाव क्या? एक अलग वाद के समान है, तो वो क्या माना जाएगा? एक वाद माना जाएगा, नया वाद है। अब वहां पे प्रतिवादी वादी हो गया, तो अब जवाब किसको देना होगा? मूल वाद के वादी को देना होगा, क्योंकि प्रति दावे में वो प्रतिवादी हो गया है। समझ आया? जैसे ए ने मूल वाद संस्थित किया था बी के विरुद्ध, बी ने फाइल कर दिया ए के विरुद्ध प्रति दावा, काउंटर क्लेम फाइल कर दिया। अब बी ने काउंटर क्लेम फाइल किया है तो इसका जवाब किसको देना होगा? मूल वाद के वादी को, मूल वाद के वादी को इसका जवाब देना होगा। और अगर मूल वाद का वादी जवाब देने में व्यतिक्रम करता है, डिफॉल्टर होता है, तो न्यायालय उस वादी के विरुद्ध न्यायालय जो उचित समझे वो कार्रवाई कर सकता है। और अगर 6G ये कहता है
कि प्रतिवादी द्वारा किया गया मुजरई का दावा या प्रतिदावा अगर सफल हो जाता है और वादी का मूल दावा खारिज हो जाता है, असफल हो जाता है, तो न्यायालय धनराशि लिखित कर देगा कि अतिशेष धनराशि कितनी है और कौन सा पक्षकार किस पक्षकार को देगा, ये न्यायालय लिखित में ऑर्डर दे सकता है। तो ये 6B से लेके 6G तक प्रतिदावे से संबंधित प्रोविजन थे, यानी प्रतिदावा अलग से चलता रहता है, मूल दावा अलग से चलता रहता है। मूल दावा खारिज भी हो गया तो प्रतिदावा कंटिन्यू रहेगा। प्रतिदावा में अगर वादी जवाब पेश करने में असफल रहता है तो न्यायालय वादी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्डर 8 रूल 7 पृथक आधारों पे प्रतिरक्षा। प्रतिवादी जब अपना जवाब दावा प्रस्तुत करता है, प्रतिवादी अपना जवाब दावा प्रस्तुत करता है तो जितने जितने आधार वाद पत्र में थे उन सब की पृथक पृथक प्रतिरक्षा करेगा। ये तो क्या था, मूल दावे के विरुद्ध प्रतिरक्षा कौन करेगा, प्रतिवादी करेगा। और मुजरई के दावे और प्रतिदावे में कौन प्रतिरक्षा करेगा, वादी करेगा। तो दोनों पक्षकारों को कहा गया है रूल 7 में पृथक आधार है तो पृथक प्रतिरक्षा करेगा। मूल दावे के विरुद्ध तो प्रतिवादी प्रतिरक्षा करेगा और मुजरई का दावा और सेट ऑफ और काउंटर क्लेम है तो वादी पृथक आधार जितने भी हैं उन पर प्रतिरक्षा करेगा। नेक्स्ट आता है ऑर्डर 8 रूल 8 प्रतिरक्षा का नया कोई आधार उत्पन्न होना, यानी जब मूल वाद संस्थित किया था उस समय या मुजरई का दावा या प्रतिदावा फाइल किया गया था उस समय प्रतिरक्षा का कोई आधार जितने थे प्रतिरक्षा जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया, चाहे दोनों ही पक्षकार वादी है तो प्रतिवादी है तो प्रतिवादी ने और मुजरई और सेट ऑफ में वादी ने अपनी प्रतिरक्षा फाइल कर दी। फाइल करने के बाद में उन्हें कोई नई प्रतिरक्षा उपलब्ध होती है, मतलब उन्हें कहता ये भी मैं प्रतिरक्षा में अपने जवाब दावे में फाइल कर सकता था। तो न्यायालय अगर अनुमति दे तो वो अतिरिक्त प्रतिरक्षा का नया जो आधार बाद में उत्पन्न हुआ है, जवाब दावा या प्रतिवादी द्वारा मुजरई या सेट ऑफ में अपना जवाब दावा प्रस्तुत करने के बाद नया कोई आधार उत्पन्न हो गया तो न्यायालय की अनुमति लेकर वो नया आधार भी अपनी प्रतिरक्षा में ऐड कर सकते हैं, जवाब दावे में प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर आता है ऑर्डर 8 रूल 9 पश्चातवर्ती प्रतिरक्षा। पश्चातवर्ती प्रतिरक्षा को फर्दर रिटन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, यानी एक बार प्रतिरक्षा फाइल कर दी, रिटन स्टेटमेंट या मुजरई या प्रतिदावे या काउंटर क्लेम के विरुद्ध रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया। फाइल करने के बाद में पक्षकारों को लगता है कि मुझे और फर्दर प्लीडिंग करनी है या फर्दर रिटन स्टेटमेंट और अभिवचन करना है, उसमें कुछ ऐड करना है, तो अगर न्यायालय अनुमति देगा तो वो फर्दर प्लीडिंग या फर्दर प्रतिरक्षा रिटन स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। न्यायालय ने अनुमति दे दी, न्यायालय ने अनुमति देने की तारीख से 30 दिन के भीतर उनको अपनी प्रतिरक्षा में वो कथन फाइल करना होता है। ठीक है, फिर आता है ऑर्डर 8 रूल 10 कि लिखित कथन पेश करने में असफल रहने पर प्रक्रिया। दोनों बातें आ जाएगी इसमें, प्रतिवादी आ जाता है। प्रतिवादी लिखित कथन मूल दावे के विरुद्ध पेश करने में असफल रहता है तो क्या होगा, उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई हो सकती है। और ऐसे ही मुजरई और प्रतिदावे के विरुद्ध
वादी अगर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई न्यायालय कर सकता है। यानी अगर कोई पक्षकार लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई कर सकता है। अब आता है लास्ट, मुजरई और सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में मेन अंतर क्या आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग कि मुजरई के दावे और सेट ऑफ काउंटर क्लेम के दावे में अंतर क्या है। तो अंतर है सबसे पहला कि सेट ऑफ का जो कार्रवाई होती है, सेट ऑफ की जो कार्रवाई होती है वो क्या है, वादी के धन संबंधी दावे के विरुद्ध बचाव संबंधी कार्रवाई है, एक्शन है, रिएक्शन नहीं है, एक्शन है। ए बी के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है तो बी भी कहता है मैं भी इतने पैसे इसमें मांग रहा हूं, मतलब वो कम पैसे की मांग कर रहा है तो वो बचाव कर रहा है अपना कि इतने पैसे तो मैं भी मांगता हूं, यानी वो अपना बचाव कर रहा है। और जबकि काउंटर क्लेम सारभूत रूप से एक प्रतिवाद है, मतलब एक अलग से एक वाद फाइल किया जा रहा है काउंटर क्लेम में, ठीक है। तो ये एक्शन है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्रॉस एक्शन, रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है अंतर कि सेट ऑफ का जो वाद है उसमें अभिनिश्चित धनराशि एक ही व्यवहार में उत्पन्न होनी आवश्यक है, यानी ए और बी जो पैसे एक दूसरे से मांग कर रहे हैं वो एक ही व्यवहार में होना आवश्यक है, जबकि काउंटर क्लेम में एक ही व्यवहार में मांग का होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट अंतर आता है कि सेट ऑफ की या मुजरई के दावे की मांग कब तक की जा सकती है, कब तक संस्थित किया जा सकता है। यदि वाद संस्थित किए जाने की तारीख से वसूली होगी, यानी जो बी है जो सेट ऑफ मुजरई का दावा करना चाह रहा है उसका अधिकार कब तक होना चाहिए। ए जो वादी है वो जब वाद संस्थित कर रहा है तब तक बी का वाद धनराशि वसूल करने का अधिकार होना चाहिए। समझ आया? नहीं है। जैसे ए बी के विरुद्ध वाद संस्थित कर रहा है और बी कह रहा है मैं भी इसमें मुजरई का दावा करता है, तो जो मुजरई के दावे बी की अधिकार कब तक बना रहना चाहिए, जब तक कि ए वाद संस्थित करने की तारीख तक। यानी ए ने अगर जनवरी में वाद संस्थित किया तो बी भी जनवरी तक पैसे मांगने का अधिकारी होना चाहिए। यानी सेट ऑफ की मांग कब की जा सकती है, जब मूल दावे में वादी वाद संस्थित करने की तारीख को प्रतिवादी का सेट ऑफ कराने का अधिकार हो या धनराशि वसूल करने का अधिकार हो तब तक। इसमें आता है प्रतिदावा। प्रतिवादी का काउंटर क्लेम कर रहा है तो उसका अधिकार कब तक होना चाहिए, लिखित कथन दाखिल किए जाने की तारीख तक उसका अधिकार बना रहना चाहिए। लिखित कथन यहाँ तो वाद संस्थित करने की तारीख तक और वहां रिटन स्टेटमेंट फाइल करने की तारीख तक अगर उसका अधिकार है धनराशि वसूल करने का तो वो प्रतिदावा काउंटर क्लेम कर सकता है। सेट ऑफ की प्रकृति कैसी है, बचाव की, ढाल के समान है। यानी वादी बी के विरुद्ध आक्रमण कर रहा है तो बी क्या कर रहा है, अपना बचाव कर रहा है। सेट ऑफ के द्वारा या मुजरई के दावे के द्वारा अपना बचाव कर रहा है। जबकि काउंटर क्लेम की प्रकृति कैसी है, प्रतिदावे की प्रकृति एक तलवार की भांति है। वो सामने से आक्रमण कर रहा है। ये कहता है मैं 10,000 रुपए मांग रहा हूँ, बी कहता है मैं अपने 20,000 रुपए मांग रहा हूँ, यानी वो सामने से आक्रमण कर रहा है। नेक्स्ट अंतर आता है कि अगर धनराशि वादी मूल दावे से में जितनी धनराशि मांग की जा रही है और प्रतिवादी उससे कम धनराशि मांग करता है तो वो मुजरई का दावा है, और अधिक की मांग कर लेता है, वादी से अधिक की धनराशि मांग कर लेता है अगर प्रतिवादी, तो वो प्रतिदावा काउंटर
क्लेम है। तो ये कुछ अंतर थे मुजरई के दावे और पड़ती दावे में। आई होप समझ आया होगा। आगे हम ऑर्डर 9 करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।